नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को पता है, अनुसंधान की रिसर्च की एक कड़ी चल रही है जिसमें प्रत्येक टॉपिक का यहां पर विस्तृत वर्णन किया जाता है, विस्तृत चर्चाएं की जाती हैं और उसके माध्यम से आपको रिसर्च तक पहुंचाया जाता है। इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में आज हम रिसर्च की एक नई कड़ी में न्यादर्श त्रुटि, जिसको हम सैंपलिंग एरर भी बोलते हैं, सैंपलिंग एरर या न्यादर्श या प्रतिदर्श इसको बोलते हैं त्रुटि। आज इसी के साथ हम उपस्थित हैं जो कि न्यादर्श त्रुटि अर्थात जिसको हम सैंपलिंग एरर बोलते हैं। सैंपलिंग एरर दरअसल क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये सैंपलिंग एरर दरअसल होता क्या है। उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होगी कि न्यादर्श क्या है, जनसंख्या क्या है। हालांकि मैंने इससे पिछली कक्षा में बहुत इसका डिटेल रूप में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उससे सारी जानकारी प्राप्त होंगी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, चूँकि इसमें अभी चर्चा कर रहे हैं हम न्यादर्श त्रुटि की। तो जब हम पॉपुलेशन कोई भी हमारा होता है, हमारा कोई भी पॉपुलेशन होता है, हम पॉपुलेशन से क्या करते हैं कि न्यादर्श का चयन करते हैं। ठीक है, जब न्यादर्श का चयन करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें किस न्यादर्श का चयन करना है, कितने न्यादर्श का चयन करना है, किसका नहीं बल्कि कितने न्यादर्शों का चयन करना है। तो जब पॉपुलेशन हमारा होता है और हम उसमें से अगर हम न्यादर्श का चयन कर लेते हैं तो जो भी हमारी क्वांटिटी हम पहले ही डिसाइड कर लिए होते हैं, तो वहाँ से जो हम चुनते हैं वो न्यादर्श होता है। आप सभी को पता है। अब जब ये न्यादर्श होता है तो अब सबसे पहले देखेंगे कि ये सैंपलिंग एरर जो होता है, न्यादर्श की त्रुटियां जो होती हैं वो क्या है। अब हम इसका एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि हमारी ये इच्छा रहती है कि हम किसी भी चीज़ों को बिल्कुल दैनिक उदाहरण के साथ आपको समझाएं, जो कि आप तक वो पहुंच जाए बात। इसी के कारण से मैं हर एक चीज़ को प्रायः उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश करता हूं। अब जब हम सैंपलिंग एरर की बात करते हैं तो मान लीजिए कि एक पॉपुलेशन है। ठीक है, अब एक पॉपुलेशन है। अब मान लीजिए यहाँ पर चलिए दो स्कूल है। अब दो स्कूल में हमें यहाँ पर मान लीजिए कि बहुत सारा 1000 बच्चा है। सपोज इस स्कूल में कितने बच्चे हैं, चलिए 100 ही मान लेते हैं, समझने में आसानी होगी। 100 बच्चे हैं दोनों स्कूल में, स्कूल ए और स्कूल बी। अब स्कूल ए और स्कूल बी में जब दोनों 100 बच्चे हैं तो मुझे अगर इसमें से भी और इसमें से भी मुझे एक करवाना है कंपटीशन, मान लीजिए। अब कंपटीशन में मुझे ये देखना है कि स्कूल ए और स्कूल बी में कौन सा जो स्कूल है उसका बच्चा ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता है, अर्थात ज़्यादा अच्छे कहाँ के किस स्कूल के बच्चे हैं। अब मान लीजिए इसी स्कूल में अगर इस स्कूल में 100 बच्चे हैं और इसमें अगर जो 90 बच्चे हैं वो क्या हैं, बुरे हैं, और 10 बच्चे क्या हैं, अच्छे हैं। और इस स्कूल में आप देखेंगे तो ये यहाँ पर 90 जो बच्चे हैं वो अच्छे हैं और 10 बच्चे जो हैं वो बुरे हैं। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर। अब मुझे दोनों स्कूल में 100 बच्चे हैं,
इसमें मान लेते हैं कि 90 बच्चे बुरे हैं, 10 बच्चे अच्छे हैं, इसमें मान लेते हैं कि 90 बच्चे अच्छे हैं और 10 बच्चे बुरे हैं। ये रियल कंडीशन हम मान लेते हैं। अब अगर मुझे दोनों में से न्यादर्श लेना होगा और मुझे एक कंपटीशन करवाना है। अब कंपटीशन कराना है और मुझे दोनों स्कूल में से ये देखना है कि कंपटीशन में कौन सा बच्चा अच्छा प्रदर्शन करता है, अर्थात किस स्कूल का बच्चा ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है। अब दोनों में से किसी भी न्यादर्श विधि के द्वारा हम 10-10 न्यादर्शों का दोनों स्कूलों में से चयन कर लेते हैं। ठीक है, ये भी न्यादर्श है, ये भी क्या है, सिंपल है, न्यादर्श है। अब दोनों स्कूल में से हमने 10-10 बच्चों का चयन कर लिया। अब चयन के दौरान जब हम रैंडम सैंपलिंग का यूज किए, उसमें अब रैंडम में आप सभी को पता है कि रैंडम में कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका हमें खुद भी एहसास नहीं होता, खुद भी पता नहीं होता है। तो सबके साथ चूंकि उसमें बराबर संभावना होती हैं, तो कौन आएगा मुझे नहीं पता। मान लीजिए कि हम फिश बॉल ड्रॉ कर लिए और फिश बॉल ड्रॉ में 100 बच्चों की पर्चियाँ दोनों स्कूल से बनवा ली, एक बॉक्स में डाल दी और उसमें से चूँकि हमें 10 का ही सैंपल लेना है, सैंपल साइज लेना है, तो हम एक बच्चे के आंख पर पट्टी बांध दी और बच्चों को कहा कि इसमें से 10-10 पर्चियाँ निकाल लो। अब ऐसा अगर होता है कि अब यहाँ पर 10-10 हमें निकालना है। अब मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है कि इस स्कूल में से, स्कूल ए में से ऐसा भी हो सकता है कि मतलब 10 पर्चियों में 7 जो बच्चे हैं, ठीक है, 7 बच्चे ऐसे आ गए जो अच्छे थे, ठीक है, यहाँ से, और जो 3 बच्चे आए, 3 बच्चे क्या आए, बुरे आ गए। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रैंडम सैंपलिंग में हमें कौन हमारे न्यादर्श होगा, न्यादर्श का भाग होगा, ये हमें खुद नहीं पता होता है। तो जब नहीं पता होता है, पर्ची मान लीजिए कि किसी का भी आ सकता है, तो ऐसा अगर सपोज आ गया कि 100 बच्चों में से हमें न्यादर्श का चयन करना था, इसमें से 7 बच्चे की जो पर्ची है वो अच्छे बच्चे की पर्ची आ गई और यहाँ से 3 बच्चे की ऐसी पर्ची निकली जो कि बुरे बच्चे निकले। वही कंडीशन इसमें हुआ कि सपोज अगर 100 बच्चे हैं, हमें 10 का न्यादर्श लेना है और 10 में से मेरे पास जो 7 बच्चे आए वो बुरे बच्चे आए और 3 बच्चे जो आए वो क्या आए, अच्छे आए। अब इसमें देखिए, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है कौन आएगा कौन जाएगा, मान लीजिए कि ऐसा हो जाता है, तो ऐसा अगर हो जाता है तो क्या होगा, इसमें से 7 बच्चे क्या हो गए, बुरे आ गए और 3 बच्चे अच्छे आए, जबकि इसमें से 10 हमें लेना था तो 7 बच्चे अच्छे आ गए, 3 बच्चे बुरे आ गए। अब मैंने दोनों का क्या किया, यहाँ पर दोनों का कंपटीशन करवा दिया, ठीक है। अब इन दोनों का यहाँ पर हमने कंपटीशन करवा दिया। अब कंपटीशन करवा दिया तो आप देखेंगे, जाहिर सी बात है, अगर जहाँ पर ज़्यादा अच्छे बच्चे आए हैं तो अच्छा प्रदर्शन वहाँ का होगा। अब इस कंपटीशन में हमने जो पाया, हमने जो निष्कर्ष पाया, उस निष्कर्ष में हमने ये पाया कि ये जो अच्छे मतलब एक का जो बच्चा है, स्कूल ए का जो बच्चा है वो क्या है, अच्छा है, स्कूल ए का अच्छा है और बी का क्या है, बुरा है। क्यों? क्योंकि स्कूल ए का जो बच्चा है वो ज़्यादा बच्चा अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि स्कूल बी का जो बच्चा है वो ज़्यादा बच्चा बुरा प्रदर्शन किया है। उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि एक बी की तुलना में, बी स्कूल की तुलना में स्कूल ए का बच्चा ज़्यादा अच्छा है। अब हम उस निष्कर्ष को जब हम सामान्यीकृत करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि स्कूल ए ज़्यादा बेहतर है, किससे, तो स्कूल बी से। लेकिन रियलिस्टिक कंडीशन जो है वो बिल्कुल अलग है ना। अब जब रियलिस्टिक कंडीशन बिल्कुल अलग है, अब हम इसी में से क्या किए कि ये जो हमने लिया था
स्कूल ए और स्कूल बी का। अब चलिए इसमें 90 अच्छे और बुरे, इसमें 90 क्या थे, अच्छे थे और 10 बुरे थे। अब 10 बुरे थे। अब हम क्या किए कि यहाँ से हम 40-40 कर लिए। 40 बच्चों को हमने, 40 बच्चे को, और यहाँ से भी 40 बच्चे को। अब यहाँ से हमने 40-40 बच्चों का हमने न्यायादर्श ले लिया, ठीक है। अब जब 40-40 बच्चों का हमने न्यायादर्श ले लिया, तो अगर ऐसा भी कंडीशन आता है कि इस 100 बच्चे में से जो मतलब 10 अच्छे थे, मान लीजिए 10 अच्छे थे, वो टोटल के टोटल 10 भी आ गए, फिर भी जो 30 बच्चा होगा वो कैसा आएगा, तो बुरा बच्चा आएगा, जो अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा। तो इसमें जो ऐसा था कि 30, मान लीजिए कि 30 बच्चा कैसा था, 30 बच्चा बुरा हो गया और 10 बच्चा कैसा था, अच्छा आ गया। अगर मान लीजिए कि सारा का सारा अगर बच्चा इसमें से अच्छा ही आ गया चुन करके, और वही कंडीशन इसके साथ भी हुआ कि अब अगर 10 जो बच्चे थे वो टोटल आ गए जो बुरे बच्चे थे, और उस फिर भी हमारा जो 30 बच्चा था वो कैसा था, अच्छा था। अब फिर से अगर हम एक कंपटीशन करवा देते हैं, तो दोनों के बीच अगर हम एक कंपटीशन करवा देते हैं, तो हम जब रियलिस्टिक कंडीशन में जाएंगे तो क्या होगा कि कितना भी अगर इसका अच्छा बच्चा, ये 10 बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर लेगा, लेकिन 30 बच्चा तो बुरा उसको करना ही करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो 30 बच्चा अच्छा है वो डेफिनेटली अच्छा करेगा, जबकि 10 बच्चा अगर प्रदर्शन अगर बुरा भी करता है। अब हम जब परिणाम पर आए, निष्कर्ष पर आए, तो हमें पता चला कि जो ए की तुलना में, स्कूल ए की तुलना में स्कूल बी का जो बच्चा है वो ज़्यादा अच्छा है। तो जब ज़्यादा अच्छा है, तो अब जब हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं, तो यहाँ का आप देखेंगे तो जो एरर मार्जिन है वो आपका कम हो जाता है ना। जो हमारा जो न्यायादर्श की त्रुटि है वो त्रुटि कम हो जाती है, क्योंकि हमने उससे पहले क्या किया था, तो सैंपल साइज बहुत छोटा लिया था। तो सैंपल साइज जब छोटा लिया था, तो जितना रिप्रेजेंट करना चाहिए टोटल ऑफ पॉपुलेशन को, वो उसमें से हमारा न्यायादर्श नहीं कर पाया। लेकिन वहीं पर ऐसा कंडीशन आ गया, जबकि हम सैंपल साइज को बड़ा कर लिए, तो क्या हुआ कि हमारा जो रियलिस्टिक कंडीशन है वो निकल के सामने आ गया। तो एक ही शब्द मानिए कि जब भी हमें न्यायादर्श की त्रुटियों की बात करते हैं हम, तो उसमें जब भी हम जितना छोटा न्यायादर्श हम लेते हैं, उतनी त्रुटियां होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं पर अगर हम न्यायादर्श के रूप में चयन ज़्यादा पॉपुलेशन का करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि न्यायादर्श की त्रुटियां डेफिनेटली कम हो जाती है। तो न्यायादर्श की त्रुटियों को कम करने के लिए हमें सैंपल साइज को क्या करना होता है, बढ़ा लेना होता है। और अगर जितना हम सैंपल साइज को घटाएंगे, उतने न्यायादर्श की त्रुटियां भी बढ़ जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम न्यायादर्श की त्रुटियों को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल दूर कैसे कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि न्यायादर्श की त्रुटियां कभी भी दूर नहीं की जा सकती। फिर से बता रहे हैं कि न्यायादर्श की जो त्रुटियां होती हैं कभी भी दूर नहीं की जा सकती है। न्यायादर्श की त्रुटियां रहती ही है, हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सैंपल साइज को अगर हम बड़ा कर लेते हैं तो न्यायादर्श की त्रुटियां कम हो जाती है, वहीं पर न्यायादर्श अगर हम छोटा कर लेते हैं तो हमारा न्यायादर्श की त्रुटियां हैं वो बढ़ जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये जो आपका त्रुटियां हैं उसको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो उसका एक ही फॉर्मूला है कि आपको पूरी जनसंख्या के ऊपर जब आप रिसर्च कर लेते हैं तो न्यायादर्श का सवाल ही नहीं उठता। जब हम पूरे पॉपुलेशन पर अगर हम कर लिए तो वहाँ पर न्यायादर्श का सवाल कहाँ है, वहाँ तो हम पूरे जनसंख्या पर कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो एक्यूरेसी होती है वो आपका 100% होता है। लेकिन जब भी हम न्यायादर्श की बात करते हैं
तो एक्यूरेसी जो होता है वो घटता जाता है। अब एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हमें एक ही कदम उठाना है, न्यादर्स साइज को बड़ा कर लेना है। तो आज हम बेहतर तरीके से जो सैंपलिंग एरर है अर्थात न्यादर्स या प्रदर्श की दो त्रुटियां हैं उसके बारे में हमने जाना। इसी तरीके से हम हमेशा नए नए टॉपिक को लेकर के आएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और अगर आपको सारी बातें समझ में आती है तो आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। धन्यवाद।